हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्याएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निर्मला उपन्यास में मुख्य रूप से नारी जीवन की समस्याओं को लिया गया है। इसके 4 पहलू हैं: दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विवाहिता नारी की समस्या और विधवा की समस्या। इन सभी नारी समस्याओं का केंद्र दहेज प्रथा और आर्थिक व्यवस्था है, जिसका गहरा संबंध नारी की आर्थिक पराधीनता से है। अब हम इन समस्याओं को एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दहेज प्रथा की समस्या। प्रेमचंद ने हमारी वैवाहिक पद्धति के दोषों को अपनी रचनाओं में खूब प्रकट किया है। विवाह हमारे यहाँ एक डकोसला बन गया है। रुपयों की थैलियों से सौदे तय किए जाते हैं। लड़के लड़की के स्वभाव, आकृति, प्रकृति, वय आदि का कोई मिलान जरूरी नहीं है। उपन्यास के आरंभिक भाग में ही लेखक ने दहेज कुप्रथा की ओर संकेत करते हुए कथा का विकास किया है। निर्मला की शादी एक अच्छे परिवार के युवक से तय हो जाती है, किंतु लड़के वालों को वकील साहब से आशा से अधिक दहेज मिलने की उम्मीद होती है। वकील साहब अधिक दहेज तो दे नहीं सकते थे, फिर भी अपनी तरफ से शादी की तैयारी के लिए धन का इंतज़ाम कर रहे थे। इतने में उनकी अचानक बदमाश द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिस कारण सिन्हा परिवार निर्मला के साथ हुए रिश्ते को तोड़ देता है, क्योंकि अब उन्हें उतना दहेज मिलने की आशा नहीं रही जितना वकील साहब के होते मिल सकता था। जब वकील साहब की पत्नी पंडित को सिन्हा के घर जाकर शादी स्थिर रखने के लिए भेजती है, तब सिन्हा स्पष्ट शब्दों में पंडित से कहता है, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे इस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर ही नहीं तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो भगवान की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। भगवान साफ साफ कह रहा है कि यह विवाह सुखदायी न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ उचित है। समदीन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। सिन्हा के ये शब्द मात्र दिखावा थे, क्योंकि रिश्ता तोड़ने का कारण अमंगल की चिंता नहीं बल्कि दहेज था, जो अब नहीं मिल सकता था, जिसका पर्दाफाश उपन्यास में उसकी पत्नी ही रंगीली बाई ने इस प्रकार किया। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है। वह खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद होगी। अब तो वकील साहब का इंतकाल हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। इतना ही नहीं, भुवन मोहन जो एक पढ़ा लिखा युवक है, वह भी निर्मला के साथ शादी करने को मना कर देता है। यदि भुवन मोहन स्वार्थ के चलते शादी के लिए इनकार न करता तो सिन्हा भी ऐसा कठोर निर्णय न ले पाता। जब रंगीली बाई बेटे से शादी के विषय में बात करती है तो वह साफ साफ कह देता है कि किसी धन्ना सेठ की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिससे एक ही लड़की हो। यहाँ भुवन मोहन का स्वार्थ सामने आता है, जो समाज के इस घिनौने सत्य को सामने लाता है कि दहेज के कारण
निर्धन अपनी गुणी लड़की की शादी अच्छे घर में नहीं करवा सकता, क्योंकि दहेज लोभी समाज स्वार्थ के साथ अब गुणी लड़की को तो शादी के लिए चुन सकता है, लेकिन बिना दहेज के सर्वगुण संपन्न लड़की उन्हें स्वीकार नहीं होती। समाज में दहेज की प्रथा से अनर्थ हो रहा है। इसी कारण एक 15 वर्षीय कलिका निर्मला का विवाह उसकी विधवा माता को एक 40 से भी अधिक वय के कुरूप तोंदू दुहाजू किंतु संपन्न वकील तोताराम से करना पड़ता है, जो निर्मला के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित होता है। इस सामाजिक समस्या के कारण पारिवारिक जीवन की अनेक विषमताएं उत्पन्न होती है। तोताराम के 3 बच्चों की विमाता के रूप में निर्मला को बच्चों से पूरा स्नेह होने पर भी लांछित किया जाता है। उसे वृद्धा ननंद की कोप दृष्टि और ईर्ष्या का शिकार बनना पड़ता है। अंततः वृद्ध पति के संशय और विषम परिस्थितियों से घर तबाह हो जाता है। इसकी दूसरी समस्या है विधवा नारी की समस्या। उदयभानु की मृत्यु के पश्चात विधवा कल्याणी के जीवन में जो पहली समस्या उत्पन्न होती है वह थी युवा बेटी निर्मला के विवाह की। धन के अभाव में एक रिश्ता तो उसका टूट चुका था और किसी अन्य अच्छे रिश्ते का मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि कल्याणी के पास धन जुटाने का कोई साधन नहीं था। अब अच्छे घर की ज़रूरत ना थी, अच्छे वर की ज़रूरत ना थी। अब भागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता। अब तो किसी तरह सिर का बोझा उतारना था, किसी तरह लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है तो क्या हुआ। दहेज नहीं तो इसके सारे गुण दोष हैं, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। इंसान की कोई कीमत नहीं, केवल दहेज की कीमत है। कितनी विषम भाग्यशाली लीला है। ऐसे में समय रहते बेटी की शादी करना उसके लिए बड़ी समस्या थी। इसलिए मजबूरीवश कल्याणी को निर्मला की शादी अधेड़ दुहाजू तोताराम से करनी पड़ती है। तोताराम का यह दूसरा विवाह था और पहली पत्नी से उसके 3 बेटे भी थे। इसलिए तोताराम कल्याणी से किसी पैसे या दहेज की उम्मीद नहीं रखता और कल्याणी भी अपनी बेटी की शादी उससे इसलिए करवाती है कि तोताराम को दहेज नहीं देना पड़ेगा। वह पंडित मोटेराम को कहती है, संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता, पर जब अपना काबू भी हो। आप भगवान का नाम लेकर वकील साहब को टीका कर आइए। उम्र कुछ ज़्यादा है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना होगा तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, और दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। एक विधवा माँ जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, उसका भाग्यवादी होना अनुचित नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता और वह अपनी इच्छाओं को मारने पर मजबूर हो, तब उसके पास भाग्य पर सब छोड़ देने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। यदि कल्याणी आर्थिक रूप से सबल होती तो अपनी बेटी के जीवन को भाग्य पर नहीं छोड़ती। जो नारियां आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर होती हैं, वह पति की मृत्यु के पश्चात कल्याणी की भांति ही आर्थिक अभाव के चलते अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। इस उपन्यास की तीसरी समस्या है अनमेल विवाह की समस्या। विवाह पूर्ण मेल से किया जाए तभी दाम्पत्य संबंध मधुर रहता है, अपितु अनमेल विवाह पति पत्नी में अलगाव, शंका और संकोच को उत्पन्न कर दाम्पत्य संबंध की मधुरता को समाप्त कर नीरसता को जन्म देता है, जिससे धीरे धीरे यह संबंध दोनों के जीवन की त्रासदी बन जाता है, उनके जीवन को समाप्त कर देता है। अगर विचार किया जाए कि अनमेल विवाह होते क्यों हैं, तो सबसे पहला कारण दहेज प्रथा सामने आती है, क्योंकि धन की कमी से
गरीब माता पिता दहेज नहीं दे पाते। बिना दहेज अच्छे रिश्ते का मिलना भी संभव नहीं। ऐसे में माता पिता के सामने एक ही समस्या होती है कि वह बेटी का समय रहते विवाह कैसे करें, क्योंकि भारतीय समाज में माता पिता के लिए बेटी का विवाह करना उनका परम दायित्व है, जिसे वह शीघ्रता से पूर्ण कर कर्तव्य से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे में यदि उनके पास धन नहीं है तो बेटी के जीवन को भाग्य पर छोड़कर उसका अमेल विवाह कर देते हैं। ऐसी ही स्थिति का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। उदय भानु की मृत्यु के पश्चात विधवा कल्याणी के पास धन का कोई साधन नहीं होता और वह विवश होकर निर्मला का विवाह अधेड़ उम्र के वकील तोताराम से कर देती है। तोताराम सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी हैं। उम्र तो लगभग 40 साल के करीब थी, लेकिन वकालत के कठिन परिश्रम के कारण उनके बाल पका दिए थे। व्यस्त रहने के कारण व्यायाम भी नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी तोंद भी निकलती है। एसिडिटी और बवासीर से उनका स्थायी संबंध बन गया है। इन्हीं कारणों से निर्मला तोताराम से कभी प्रेम न कर सकी। निर्मला का तोताराम से संकोच करने का एक कारण यह भी था कि अभी तक ऐसे ही व्यक्ति उसके पिता थे, जिसके सामने वह सिर झुकाकर निकलती थी और उनका सम्मान करती थी। अब उसी उम्र का व्यक्ति उसका पति बन गया है, तो ऐसी स्थिति में निर्मला का पति से कटे रहना या पति के रूप में तोताराम को स्वीकार न करना अनुचित ही नहीं बल्कि स्वाभाविक है। इसमें हमारी चौथी समस्या है विवाहिता नारी की समस्या। विवाह के पश्चात नए घर में सहज होना लड़की के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में पति ही वह सहारा है जिसके प्रेम, विश्वास और संयोग से प्रत्येक लड़की ससुराल में सहज हो जाती है। नवविवाहिता के मन में नई उमंगें, आशाएं और सपने होते हैं, किंतु इच्छित वर न मिलने से सब समाप्त हो जाता है। ऐसा ही हुआ है उपन्यास की नायिका निर्मला के साथ। आर्थिक अभाव के चलते उसका अनमेल विवाह किया गया, जो उसकी सारी आशाओं और सपनों पर पानी फेर देता है। ससुराल में लाख कोशिश करने पर भी उसे प्रत्येक पथ पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। तोताराम ने समझा कि मेरा बड़ा बेटा मेरी कमजोरी का लाभ उठा रहा है। ननद ने समझा निर्मला मेरे अधिकारों पर टाका डाल रही है, और सौतेले बेटों ने समझा विमाता के कारण हम पिता से प्रेम से वंचित किए जा रहे हैं। इस प्रकार निर्मला निर्दोष होते हुए भी सभी परिवार वालों के नेत्रों में सूल की भांति चुभने लगी। परिणाम स्वरूप वह चाहे अनचाहे जिस कार्य को करती, सभी सदस्य उसे ताना देते और तिरस्कृत ही करते। इस दुहरी मार से वह नव यौवना कुसुम कुम्हलाने लगी। इस उपन्यास की पांचवी समस्या है अंधविश्वास। प्रेमचंद ने उपन्यास में अंधविश्वास के दुष्परिणामों को दिखाकर इस समस्या की ओर भी ध्यान केंद्रित किया है। प्रेमचंद का जादू टोने या तंत्र मंत्र में कोई विश्वास नहीं है। विज्ञान के युग में उन्हें इनका महत्वाकांक्षी समझ नहीं पाता। इसी जादू टोने के चक्कर में पड़ने से सुधा को अपने पुत्र से हाथ धोना पड़ता है। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेगा। अंधविश्वास में पड़कर सुधा के बेटे को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। परिणाम स्वरूप सुधा के बेटे की ठीक समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। यदि निर्मला की माता अंधविश्वासी न होती तो सुधा और निर्मला उनकी बात न मानती तो सुधा को अपना बेटा न खोना पड़ता।
उपन्यास में इस घटना का उल्लेख लेखक ने अंधविश्वास के दुष्परिणामों को दिखाने के लिए भी किया है, जो समाज को अंधविश्वासी होने पर सचेत करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्याओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।